Hello everyone. This is Kamal Sharma. I am from Mechanical Engineering Department and working in IMT College of Polytechnic. Today I am discussing about a very relevant topic of applied mechanics. And today we are discussing about some basics of applied mechanics. So first of all, I have shared my first PPT, and in this first PPT, and I have discussed about the definition of applied mechanics. And in this definition, I have related with UPBT student. They are discussing about mechanics. So in the basic, first of all, I have to share some basic ideas such as mechanics is a science of forces. In this, we have to study about science, how to relate a body, and we are discussing some basic application where mechanics is used in our daily life. So, in the beginning, fundamental about mechanics. Mechanics is a science of force. विज्ञान की वह शाखा जिसमें बल के अध्ययन के बारे में बात करते हैं. In this definition, mechanics is the branch of science which deal with the study of forces and their effect on the body at which they act. इसका मतलब है कि मैकेनिक्स में विज्ञान की उस शाखा के अंदर हम अध्ययन करते हैं जिसमें बल और वस्तु पर बल के प्रभाव का अध्ययन करते हैं जब वस्तु पर बल लग रहा हो. विज्ञान की शाखा के अंतर्गत बल और बल के प्रभाव का अध्ययन, वस्तुओं पर लगने वाले बल के प्रभाव का अध्ययन हम मैकेनिक्स के अंतर्गत करते हैं. सो इन सिंपल वर्ड वी कैन से दैट इट इज द साइंस ऑफ फोर्स and where we study about forces and their effects on the body at which force act. Mechanics is divided into two parts. One is statics and another is dynamics. In the statics, we study about the study of forces acting on the body under the condition where body is at rest. इसका हिंदी में कह सकते हैं कि स्थिति विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वस्तु रुकी हुई अवस्था में है और उस पर लग रहे हैं बल. तो स्थिर अवस्था में वस्तु पर लगने वाले बल का अध्ययन स्थिति विज्ञान कहलाता है, स्टैटिक्स कहलाता है. स्टैटिक्स साइंस और मैकेनिक्स की वह ब्रांच है जिसमें ऑब्जेक्ट पर रेस्ट की कंडीशन में फोर्स की स्टडी की जाती है. एंड इन द डायनेमिक्स, अब हम इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं स्टैटिक्स के. स्टैटिक्स का मीनिंग है कि जब वस्तु अपनी जगह पर एक पोजीशन में स्थिर है, जैसे कि कोई बिल्डिंग है, जैसे कि कोई ट्री है, ब्रिज है, वो अपनी जगह पर रुके हुए हैं और उस समय उन पर जो फोर्स लग रहे हैं उनकी स्टडी. सो नाउ वी आर कम टू द डायनेमिक्स. Dynamics is the branch of mechanics where we study about forces acting on the body under the condition पर body is in motion. जैसे आप कह सकते हैं कि यदि कोई गाड़ी चल रही है, बस चल रही है और बस पर जो फोर्स के इफेक्ट हो रहे हैं उस मोशन की कंडीशन में गाड़ी चल रही है और चलने वाली अवस्था में, तो इसे हम गति विज्ञान कहते हैं. गति विज्ञान विज्ञान या अनुप्रस्थ यांत्रिकी की वह शाखा है जिसमें गतिशील अवस्था में वस्तु पर बल के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है. सो नाउ कम टू द अनदर पीपीटी where we are study about another two branch of mechanics such as काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स. काइनेटिक्स को हिंदी में हम बल गति विज्ञान कहते हैं और काइनेटिक को हम बल गति विज्ञान कहते हैं, काइनेमेटिक्स को शुद्ध गति विज्ञान कहते हैं. तो काइनेटिक्स स्टडी द कॉजेस फॉर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. स्टडी द पोजीशन एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स. The mass of the object is taken into consideration or come in the category of kinetics. Force is considered in this and
एप्लीकेशन लाइज इन द डिजाइन ऑफ ऑटोमोबाइल। जो ऑटोमोबाइल का डिजाइन होता है वो काइनेटिक के प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। और काइनेटिक जिसे हम बल गति विज्ञान कहते हैं, ये गति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वस्तु पर बल के प्रभाव का अध्ययन करते हैं, और बल के प्रभाव में ही गति हो रही है, और गति के साथ साथ फोर्स के कारणों का, बल के कारणों का अध्ययन करते हैं। दैट्स मीन बल गति विज्ञान कहते हैं, और इंग्लिश में से काइनेटिक्स कहते हैं। और काइनेमेटिक्स क्या होता है, यहाँ पर फोर्स के कॉज को कंसीडर नहीं करते हैं, जो भी प्योर मोशन की बात होती है, इसलिए इसे शुद्ध गति विज्ञान कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसके एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो भी हमारे खगोलीय पिंड है, इनका जो मूवमेंट होता है ये रेगुलर मूवमेंट चलता रहता है। अर्थ हो गया, प्लैनेट्स हो गए, जो मोशन करते रहते हैं, बट फोर्स के इफेक्ट को कंसीडर नहीं करते हैं। तो इसलिए इसे हम शुद्ध गति विज्ञान कहते हैं। एंड देयर आर सम other branch of applied mechanics such as thermodynamics, where we study about heat transfer, work, टेम्परेचर एंड एनर्जी। तो थर्मोडायनेमिक्स को हम ऊष्मा गतिकी कहते हैं, जिसे हमें हम कंडक्शन के बारे में बात करते हैं। कंडक्शन क्या होता है और बच्चों को बताना जरूरी है, बेसिक चीज। तो कंडक्शन के अंतर्गत यदि हम लोहे की रॉड के एक सिरे को गर्म करते हैं तो अणुओं का संचरण होता है, यानी हीट क्या होती है, धीरे धीरे एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसफर होती है। सो थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत हम ऊष्मा और उसके संचरण, अब यहाँ पे फोर्स का भी और इसके लॉज हैं, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो हम मैकेनिक्स के एप्लीकेशन को हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। देयर आर सम अनदर ब्रांच सच एज गैस डायनेमिक्स, वर वी स्टडी ऑफ डायनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ गैस। मीन्स गैस के मोशन की बात होती है, वहाँ पर गैस डायनेमिक्स होता है। हाइड्रोस्टेटिक्स क्या होता है, हाइड्रोस्टेटिक्स जहाँ पे फ्लूइड अपनी स्टैटिक कंडीशन में, फ्लूइड एक जगह रेस्ट पर है, either compressible or incompressible, both the fluid are considered। and in the hydrodynamics, यहाँ पे fluids क्या है, motion कर रहा है। so this is also a branch of hydrostatics and hydrodynamics, also a branch of applied mechanics। and one other branch such as aerodynamics, aerodynamics where we study about motion of air। so when student write the answer, examiner ask in the question such as define different branch of mechanics। so आपकी स्टैटिक्स, डायनेमिक्स, काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स सभी ब्रांचों को बच्चा डिफाइन कर सकता है स्टूडेंट, और साथ साथ में ये भी बता सकते हैं देयर आर सम अदर ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। एंड we are discussing about some application which are used in our daily life। जैसे कि ब्रिज बन रहे हैं, ब्रिज कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, तो वहाँ पे मटेरियल की स्ट्रेंथ चेक की जाती है। इसके अलावा डैम बन रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जैसे बिल्डिंग बन रही हैं। इस तरह के जितने भी हमारे डेली लाइफ के एप्लीकेशन है, वहाँ पे मैकेनिक्स के कुछ एप्लीकेशंस यूज किए जाते हैं, और मैकेनिक्स के बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। वन ऑफ इम्पोर्टेंट टॉपिक इज रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या होता है, a body is one which does not change its shape and size under the effect of force acting over it। rigid body क्या होता है कि इस पर फोर्स का जो इफेक्ट होता है, या फोर्स के इफेक्ट में इसका डिफॉर्मेशन नहीं होता है बॉडी का, उसे हम रिजिड बॉडी कहते हैं। वैसे इसे हिंदी में दृढ़ पिंड कहते हैं, जिस पर बल लगाने पर इसमें डिफॉर्मेशन या इसमें विरूपण नहीं होता है। यहाँ पे जनरली इलास्टिक बॉडी के केस में बताया गया, इन रियल सेंस नो इलास्टिक बॉडी इज परफेक्टली रिजिड। कोई भी इलास्टिक बॉडी रिजिड नहीं होती है, बिकॉज एवरी बॉडी चेंज इट्स शेप एंड साइज अंडर द फोर्स एक्टिंग ओवर इट, या फोर्स एक्टिंग ऑन इट। कोई भी बॉडी परफेक्टली इलास्टिक नहीं होती है, हर एक बॉडी में फोर्स के इफेक्ट में थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन हो जाता है। एक्चुअली द डिफॉर्मेशन इन रिजिड बॉडी इज वेरी स्मॉल और नेग्लिजिबल। सो वी assume that a rigid body which does not change its shape and size under the effect of force acting over it। So now we are discussing a very important topic of physics and mechanics, both common because scalar and vector quantity। We are coming, we are, all of you know that scalar quantity having only magnitude, direction are not present,
such as example length, mass, time, distance, velocity, सॉरी वॉल्यूम, डेंसिटी, टेम्परेचर एंड स्पीड। स्केलर के अंतर्गत हम केवल परिमाण की बात करते हैं। स्केलर क्वांटिटी वे राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, जिनमें दिशा नहीं होती है, उन राशियों को हम अदिश राशियां कहते हैं। और सदिश राशियां क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती हैं, विच हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, उन्हें हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। और सभी जानते हैं वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल में हम फोर्स के बारे में बात करते हैं, हम एक्सेलरेशन के बारे में बात करते हैं, हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं, मोमेंट के बारे में बात करते हैं। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेस होती है। हम वर्क के बारे में भी बात करते हैं, सॉरी। so these are the different scalar and vector quantities, and now we are discussing unit vector whose magnitude is unity is known as unit vector, इकाई सदिश। equal vector which are parallel to each other and have same direction and same sense and equal in magnitude। जो वे सदिश जिनका परिमाण एक जैसा हो और मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन सेम हो, उसे हम इक्वल वेक्टर कहते हैं। अब डायरेक्शन की बात आई है तो लाइक वेक्टर भी कहते हैं, जो सेम डायरेक्शन में काम कर रहे हो या जिनका सेम सेंस हो, उन्हें हम लाइक वेक्टर भी कहते हैं। मैकेनिक्स के अंतर्गत हम एक और टॉपिक पढ़ते हैं, बेसिक क्वांटिटी एंड डिराइव्ड क्वांटिटी। बेसिक क्वांटिटी क्या होती है, जिन्हें हम हिंदी में मूल राशियां और इंग्लिश में फंडामेंटल क्वांटिटी, मूल राशियां और डिराइव्ड क्वांटिटी मीन्स व्युत्पन्न राशियां। तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती हैं, विच आर इंडिपेंडेंट ऑन द अदर फिजिकल क्वांटिटी। वे राशियां जो दूसरी भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, जो इंडिपेंडेंट होती हैं दूसरों से। जैसे लेंथ, लेंथ का सिंबल स्मॉल एल होता है और लेंथ की यूनिट मीटर होती है, ऐसा यूनिट की हम बात कर रहे हैं। मास के बारे में बात करें तो मास किलोग्राम होता है और इसकी यूनिट केजी, और जनरली इसे स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम के बारे में बात करें तो इसकी यूनिट सेकंड्स होती है और स्मॉल टी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। करंट की बारे में बात करें तो इसे एम्पियर में रिप्रेजेंट किया जाता है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मोल में रिप्रेजेंट करते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम कैंडेला में रिप्रेजेंट करते हैं और इस तरह से थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को केल्विन में रिप्रेजेंट करते हैं। सो हम कह सकते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी वे भौतिक राशियां जिनको हम एसआई यूनिट में इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और नेक्स्ट है डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी मीन्स होता है, हिंदी में कहते हैं व्युत्पन्न राशियां। वे भौतिक राशियां जो फंडामेंटल क्वांटिटी या मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, उन्हें हम डिराइव क्वांटिटी कहते हैं। ड्राइव का मतलब है हम एक इक्वेशन के माध्यम से ड्राइव करते हैं और ये डिपेंड करती हैं किसके ऊपर, फंडामेंटल क्वांटिटी पर। तो डिराइव्ड क्वांटिटी के एग्जांपल में क्या आता है, जैसे कि फोर्स F इक्वल टू एम ए, जैसे कि पावर P इक्वल टू W अपॉन T, जैसे कि एनर्जी एंड वेलोसिटी रेट। और सो नाउ those quantity that are not depend on any their physical quantity for their measurement के लिए ही हम इन दोनों क्वांटिटियों को यूज करते हैं। बट फंडामेंटल क्वांटिटी के माध्यम से हम ड्राइव क्वांटिटी पे पहुंच जाते हैं। ड्राइव क्वांटिटी की डेरिवेशन को सॉल्व करने के लिए या उनको कैलकुलेट करने के लिए हमें फंडामेंटल क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होती है। सो हम कह सकते हैं दे आर डिपेंड ऑन द fundamental quantity, do not depend, and derived quantity are depend on the fundamental quantity. So now come to the some example। जैसे कि आपको दिख रहा है, एरिया को हमने कैलकुलेट किया लेंथ इनटू लेंथ और इसे हम मीटर स्क्वायर इसकी एसआई यूनिट में लिखते हैं। बट मीटर की पावर एम की पावर 2 जो है वो ड्राइव्ड यूनिट है। यहाँ पे वॉल्यूम को भी कैलकुलेट किया गया, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। हालांकि ये होता क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। जब हम किसी भी सिलेंडर का वॉल्यूम निकालते हैं तो उसे हम मीटर क्यूब में रिप्रेजेंट करते हैं। डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, सो इसे हम रो इक्वल टू एम अपॉन वी, इसमें हम लिख सकते हैं केजी पर मीटर क्यूब या केजी मीटर सेकंड, केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो नाउ वी कम टू द एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो रेट निकल जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। फोर्स इक्वल टू मास एंड एक्सेलरेशन, F इक्वल टू एम ए,
और इसकी हमें सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है अप्लाइड मैकेनिक्स के अंतर्गत। सो नाउ वी कम टू द वेरी important topic of today, that is force. Without discussing about force, we can't understand what is mechanics. So मैकेनिक्स के अंतर्गत हमें सबसे पहले बच्चे को ये क्लियर करना होता है कि बल क्या है। बल एक भौतिक राशि है जो क्या कर सकती है। इससे पहले हम इसकी डेफिनेशन के माध्यम से देख लेते हैं। जैसे कि बच्चा स्कूल में पढ़ता था, एनीथिंग पुल और पुश which can change the position of a body. So now the definition, force is an external influence. बल क्या है, एक बाह्य कारक है, which can change or tends to change the position of a body. बल बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की भौतिक अवस्था, जो उसकी पोजीशन है, उसको बदलता है या बदलने का प्रयास करता है। एक्शन ऑफ वन बॉडी ऑन अनदर, जब एक बॉडी की दूसरे बॉडी पर एक्शन हो रही है, मीन्स क्रिया हो रही है, उस समय बल बीच में लग जाता है और बल किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर सकता है। सो फोर्स के यहाँ पे इफेक्ट लिखे हुए हैं, जिसमें बताया गया है फोर्स का जो मेन प्रभाव, बल का जो मुख्य प्रभाव है, इट कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी, यह किसी मूविंग बॉडी को क्या कर सकता है, स्टॉप कर सकता है। इट कैन चेंज द डायरेक्शन, इट कैन मूव अ बॉडी विच इज एट रेस्ट, एक बॉडी जो रुकी हुई अवस्था में है तो उसे क्या कर सकता है, मूव करा सकता है। यदि कोई बॉडी स्टॉप में है तो मूव कर जाएगी, और मूव कर रही है तो वो रेस्ट में आ जाएगी बल लगाने से। इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी, कोई भी मूविंग बॉडी है, जैसे फुटबॉल चलते हुए आ रही है, बच्चे ने उसमें पैर लगाया तो वो क्या हो जाएगी, किसी और दिशा में मुड़ जाएगी। तो बल लगाने से किसी वस्तु की दिशा में परिवर्तन हो सकता है। इट कैन चेंज द शेप ऑफ अ बॉडी, इसके शेप मीन्स आकार में परिवर्तन कर सकता है। तो बल क्या है, एक बाह्य कारक है, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है, एक्सटर्नल एजेंट है, विच कैन चेंज और टेंस टू चेंज द पोजीशन ऑफ अ बॉडी, एक्शन ऑफ एक बॉडी की जो दूसरे बॉडी पर जो एक्शन है, वेदर इट इज पुल और पुश, विच इज कॉल्ड फोर्स। सो हम कह सकते हैं कि किसी बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह पर खींचने में हमें क्या करना पड़ता है, बल लगाना पड़ता है, या एक जगह से दूसरी जगह धकेलने में भी बल लगाना पड़ता है। और बल एक एक्सटर्नल एजेंट है, बाह्य कारक है, और इसके कारण हम रुकी हुई वस्तु को मूव करा सकते हैं। यदि कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसे रोक सकते हैं, किसी भी गति की दिशा को बदल सकते हैं, और किसी भी बॉडी के शेप को चेंज कर सकते हैं। सो नाउ कम टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स सच एज मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है, परिमाण। फोर्स का एक एग्जैक्ट वैल्यू होता है, जैसे 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन। तो हम बता सकते हैं कि बल का एक निश्चित परिमाण होता है, बल की एक निश्चित दिशा होती है, वर्टिकली, डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टली, और प्लेन के परपेंडिकुलर है। हम कह सकते हैं किसी एक निश्चित बिंदु पर बल लग रहा है। एक डायरेक्शन का मतलब है कितने एंगल पर है, थीटा की वैल्यू होनी चाहिए। पॉइंट ऑफ एक्शन, बल एक पॉइंट पर लग रहा है, फोर्स क्या है, एक पॉइंट पर एक्ट हो रहा है। और लाइन ऑफ एक्शन का मीनिंग है कि क्रिया रेखा, बल की एक निश्चित क्रिया रेखा होती है। अब हम कुछ रिलेवेंट टॉपिक ऑफ फोर्स, फोर्स से रिलेटेड कुछ जो मिलते जुलते जो टॉपिक हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें बताना होगा मास क्या होता है, जिसे हम द्रव्यमान कहते हैं। हर एक बॉडी के अंदर कुछ मैटर, कुछ पदार्थ उपस्थित होता है, जिसे हम द्रव्यमान कहते हैं। द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द बॉडी इज कॉल्ड मास। वेट क्या होता है, हर एक बॉडी का एक निश्चित वेट होता है, और अर्थ W=mg के फॉर्मूले से अर्थ क्या करता है, हर एक बॉडी को अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करता है। हम कह सकते हैं कि बल है जो कि लग रहा है। अब हम टेंशन और कंप्रेशन जो हमारे फोर्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो हम यहाँ पे स्लाइड्स के माध्यम से भी अभी आपको बताएंगे। यहाँ पे आपको एक्टिव और रिएक्टिव फोर्स के बारे में भी बताएंगे। तो फोर्स के टाइप्स में भी ये आ जाता है। टेंशन फोर्स क्या होता है, फोर्स विच टेंड्स टू इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड टेंशन फोर्स या टेंसाइल फोर्स। अभी देखिए टेंसाइल फोर्स क्या होता है, जब किसी बॉडी को हम आउटसाइड खींचते हैं, बाहर की ओर खींचते हैं, तो उसके पार्टिकल के बीच की दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। पार्टिकल के बीच की दूरी बढ़ने से वो क्या हो जाता है, लंबाई उसकी बढ़ जाती है।
और इसे हम तनाव बल कहते हैं। और टेंसाइल फोर्स हमेशा कैसा एक्ट होता है, आउटसाइड द बॉडी, मतलब बॉडी के बाहर की ओर। और कंप्रेसिव फोर्स में हम क्या करते हैं, कंप्रेस कर देते हैं। कंप्रेस कर देते हैं मीन्स अंदर की ओर पुश करते हैं और दबा देते हैं। द फोर्स विच टेंड्स टू डिक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल, वह बल जो डिक्रीज कर देता है डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल, किसी भी बॉडी के पार्टिकल के बीच की दूरी को कम कर देता है, तो उसे हम कंप्रेसिव फोर्स कहते हैं। और ये कैसे एक्ट करता है, अंदर की ओर एक्ट करता है। सो नाउ कम टू द एक्टिव एंड रिएक्टिव फोर्स। एक्टिव फोर्स क्या होता है, हर एक बॉडी का एक वेट होता है। तो इस आपको डायग्राम में दिख रहा है एक्टिव फोर्स क्या नीचे की ओर लग रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक बुक रखी हुई है और बुक का जो वेट है वो डाउनवर्ड कार्य कर रहा है। और रिएक्टिव फोर्स जो कि एक्टिव फोर्स के अगेंस्ट का वर्क करता है और एक्टिव फोर्स के इक्वल अमाउंट का फोर्स होता है, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में लगता है और क्रियाबल के कारण ही वो आता है। तो जो फोर्स डेवलप ड्यू टू एक्टिव फोर्स इज कॉल्ड रिएक्टिव फोर्स। एक्टिव फोर्स व्हेन, जब किसी बॉडी का वेट होता है मीन्स उसका वेट कहाँ एक्ट होता है, डाउनवर्ड, और उसके कारण क्या होती है, एक्शन। तो एक्टिव फोर्स लगा मतलब बॉडी का वेट होता है और रिएक्टिव फोर्स एक्टिव फोर्स की वजह से वर्क करता है। अब ये एक्शन और रिएक्शन को हमारे न्यूटन ने एक थर्ड लॉ दिया था। एक्शन देखिए, अभी पत्थर को क्या है, पुश कर रहा है, चट्टान है, रॉक। अब पुश करने के लिए क्या कर रहा है, पैर से क्या कर रहा है, एफर्ट दे रहा है, पैर से एफर्ट लगा रहा है और साथ साथ में इस ओर पुश कर रहा है। तो जितना यहाँ पे पैरों का अर्थ से कनेक्शन होगा, ग्राउंड से कनेक्शन होगा, उतना ही अच्छा पे यहाँ पे क्या होगा, रिएक्शन होगी। तो एक्शन और रिएक्शन दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। सो एक और एग्जांपल यहाँ पे बना हुआ है, एक पैर को जमीन पे रख के दूसरे पैर को इस पर रख के आगे की ओर बढ़ा रहा है। एंड नाउ कम टू द सम सिंपल डेफिनेशन सच एज वर्क। वर्क के बारे में बता देते हैं। जब हम किसी कार्य को फिजिकली, मीनिंग उसका क्या है वर्क का, जब हम किसी कार्य को कर रहे होते हैं, कर रहे होते मीन्स हम किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स के कॉज में डिस्प्लेस करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जैसे कि ये बच्चा क्या कर रहा है, फुटबॉल को किक कर रहा है, किक करने में क्या कर रहा है, ये फोर्स लगा रहा है। ये बैट्समैन क्या कर रहा है, बैट से बॉल को हिट कर रहा है इन अ क्रिकेट मैच, तो वो क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। जैसे कि ये पर्सन है, अ मैन पुशिंग अ बॉक्स एंड मूविंग इट फ्रॉम लोकेशन ए टू लोकेशन बी। एक पर्सन है, एक बॉडी को ए लोकेशन से बी लोकेशन की ओर क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, ले जाने का प्रयास कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, फोर्स लगा के डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, साइज को चेंज कर रहा है। स्प्रिंग पर बॉल रख दी है, बच्चे क्या कर रहे हैं, बैठे हुए हैं और वो देख रहे हैं, इसको कर रहे हैं। स्प्रिंग क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी। कंप्रेस स्प्रिंग व्हेन रिलीज, तो जब ये रिलीज हो जाती है, वर्क ऑन द वॉल। तो यहाँ पे अपने बेसिक एग्जांपल देखे। अब हम प्रेशर के बारे में बात कर लेते हैं। प्रेशर क्या होता है, जब यहाँ पे डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये हम लिक्विड और गैसेस में हम प्रेशर की बात करते हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है, फ्लूइड प्रेशर लगा रहा है किसके ऊपर, पिस्टन के ऊपर। तो पिस्टन क्या हो रहा है, ऊपर की ओर पुश हो रहा है। अब हम ये एक बॉक्स का एग्जांपल फॉर्मूले के थ्रू देख लेते हैं। प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। अब यहाँ पे फोर्स लग रहा है और पर यूनिट एरिया में लग रहा है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल को न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है। क्या बताया है, 100 न्यूटन का वेट है और उसका जो एरिया है 0.1 मीटर स्क्वायर है। तो 0.1 मीटर स्क्वायर एरिया में 100 न्यूटन वेट लग रहा है। तो यहाँ से इस फॉर्मूले के थ्रू P इक्वल टू एफ और W, इसको W भी कहते हैं, फोर्स को यहाँ पे वेट के फॉर्म में कंसीडर कर रहे हैं, और एरिया 0.1। जैसे हमारा पॉइंट हटेगा तो ये 1000 पास्कल हो जाएगा, जैसे कि प्रेशर की यूनिट पास्कल होती है। एंड अल्टरनेटिव यूनिट बोलते हैं 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे इसी के दूसरे एग्जाम्पल में दिखाया गया है, मतलब ये शो कर रहे हैं फोर्स तो सेम लग रहा है 100 न्यूटन, और क्या हो रहा है, एरिया इस बार क्या हो गया है, थोड़ा सा कम कर दिया है, 0.01 मीटर स्क्वायर। जब एरिया कम होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि जैसे हम पाइप का वो, जैसे हम गार्डन में पानी या गाड़ी को हम पानी से धुल रहे होते हैं, वॉश कर रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, पाइप को जब हम दबाते हैं, जैसे हम पाइप को दबाते हैं तो एरिया कम होता है। एरिया कम होने पे वाटर का जो
फ्लो है वो तेज हो जाता है, क्योंकि एरिया कम होने पे प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब हम बात कर लें, यहाँ पे 0.01 है और यहाँ 100 है, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ पे 10,000 पास्कल हो जाएगा। तो फोर्स तो सेम लग रहा है, बट एरिया डिफरेंट है, सो दैट प्रेशर इज ऑल्सो डिफरेंट। सो नाउ कम टू द पावर विच इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। हम हिंदी में कहते हैं कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। अब वर्क क्या है, W, जिसे हम जूल में रिप्रेजेंट करते हैं, और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आपने लास्ट में देख लिया है। वर्क करने के लिए क्या करना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है, और फोर्स लगा के किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेसमेंट करना पड़ता है। तो ये फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बोलते हैं, वर्क कहते हैं। पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो पावर 1 हॉर्स पावर आप सभी जानते हैं 746 वाट होता है, एंड 1 न्यूटन इजकल टू 10⁵ होता है, और 1 जूल इजकल टू 10⁷ अर्ग होता है। तो ये कुछ कन्वर्जन होते हैं। प्रेशर को हम दूसरी तरह से भी कह सकते हैं, द परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया ऑन द confined fluid. So force applied perpendicular to the surface of an object per unit area. So force क्या होता है उसमें, equally distributed होता है, as we saw in this diagram. Okay. So now अब हमने जो हमारी पीपीटी है इसमें जो अभी तक समराइज कर देते हैं, मैकेनिक्स के जो एग्जाम्पल हैं वो हम हमारी डेली लाइफ में करते रहते हैं। सो हमें अप्लाइड मैकेनिक्स के अंतर्गत ये बेसिक चीज़ें भी पढ़नी होती हैं, और जो हमारी यूनिट फर्स्ट है इसके अंतर्गत हम आपको ये मैकेनिक्स में फोर्स क्या होता है, फोर्स के क्या इफेक्ट होते हैं, फोर्स की क्या डेफिनेशन होती है, इन सब के बारे में अभी डिस्क्राइब किए हैं, और मैकेनिक्स की ब्रांचों के बारे में बताए हैं, और रिजिड बॉडी क्या होता है, स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, बेसिक एंड ड्राइव क्वांटिटी क्या होती हैं, सो इनके क्या रिलेशन होते हैं, एंड फोर्स का डेली लाइफ में क्या प्रभाव होता है, एंड आगे हम डिस्कस करेंगे रिजल्टेंट फोर्स क्या होते हैं, और लेमीज थ्योरम एंड लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, and after that we conclude our today's session. Thank you so much.